वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बात करेंगे आज चुनाव को लेकर। जी हां, जल्दी जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ज़्यादा हलचल देखी जा रही है। पंजाब भी महत्वपूर्ण राज्य था, लेकिन चुनावी तैयारी के लिहाज से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनावी माहौल लगभग लगभग बन गया है। एक एक गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है और लगातार नेता आपस में टकराव में भी दिखे हैं और खासकर अपनों के साथ टकराव ज़्यादा देखने को मिल रहा है। गुटबाजी भी हावी है। लेकिन इसी बीच जिस तरह से अगर देखें, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की लगभग एक तरीके से हम कहेंगे घोषणा ही कर दी है, अपने प्रभारी बना दिए हैं और उसी को लेकर आज हमारे साथ सभी खास मेहमान जुटे हुए हैं, क्योंकि अब वो दौर चलेगा कि तू मेरी पार्टी में और मैं तेरी पार्टी में। कल तक जो विरोधी थे आज वो दोस्त बन जाएंगे और जो दोस्त थे वो विरोधी बन जाएंगे। इस तरीके के नज़ारे अब देखने को मिलेंगे और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ रवि प्राशर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ तेज तरार अजय उपाध्याय जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ साजन सिंह जी हैं जो समर्थक हैं बसपा के। और हमारे साथ घनेंद्र भारद्वाज हैं जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले, क्योंकि चुनावी माहौल है, रवि भाई थोड़ा सा खोल लेते हैं, क्योंकि आप लगातार सारी चीजें देखते हुए आ रहे हैं, बहुत सारी चुनाव आप देख चुके हैं। ऐसे में अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और पंजाब को लेकर, क्योंकि यही तीन राज्यों में ज्यादा फोकस है और आप देखें तो सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश की चर्चा होती है। और वर्तमान में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने पहल कर दी, चुनाव प्रभारी सब जगह बना दिए हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो चुनाव के अंदर जो एक हम ये कहेंगे कि वास्तव में जो गंभीरता है वो देखने को मिल रही है। और अब यहां से शुरू होगा एक बड़ा खेल। जो चर्चाएं आ रही हैं कि कुछ लोग लगातार दल बदल सकते हैं, कुछ लोग इधर से उधर जा सकते हैं, उधर से इधर आ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा रोचक नजारा अब दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसे में इन राज्यों के चुनाव को आप कैसे देखते हैं और क्या महत्वपूर्ण इस बार इन राज्यों के चुनाव में मुद्दा होने जा रहा है? देखिए गोस्वामी जी, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने जाहिर है कि सारे जो 5 राज्य हैं उनके प्रभारी और जिनके नेतृत्व में, जिस टीम के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, उस टीम का स्वरूप सामने कर दिया है। और इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझकर, बहुत सुसंबद्ध तरीके से चुनाव लड़ती है। और आपने सही कहा कि अब बहुत सारा इधर उधर पार्टियों के बहुत सारे नेता इधर उधर जाते हुए हमें दिखेंगे। उत्तर प्रदेश, जैसा कि कहा कि आपने कि सर्वाधिक हलचल उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ती है, तो उत्तर प्रदेश जाहिर है कि देश का सबसे बड़ा सूबा है और वहाँ के जो नतीजे होते हैं वो केंद्र की पॉलिटिक्स को भी बहुत हद तक प्रतिबिंबित करते हैं। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, और आपने जैसा बताया कि गोवा और मणिपुर में भी चुनाव है। तो संक्षेप में अमूमन जब हम बात करते हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की, तो केवल जो चर्चा है खास तौर पर उत्तर प्रदेश तक सिमटी हुई रह जाती है। मैं अपने इस वक्तव्य में, ओपनिंग स्टेटमेंट में प्रयास करूंगा कि 5 राज्यों से संबंधित कुछ झलकियां आपको दे पाऊं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता में है। पार्टी, कोई भी पार्टी जिसकी सरकार कितनी ही मजबूत सरकार हो, मजबूत मतलब बहुमत वाली सरकार हो, लेकिन 5 साल शासन करने के बाद इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो सत्तारूढ़ दल को झेलना ही पड़ता है। और खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में, जहां इतनी आबादी है, जहां इतनी सीटें हैं, तो कोई भी पार्टी जिसकी सरकार हो वो कितने ही अच्छे काम कर ले, लेकिन सारे लोगों को खुश नहीं कर सकती। तो जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से निपटने के लिए तमाम इंतजाम करने पड़ेंगे। और शायद यही वजह है कि उन्होंने अपनी एक भारी भरकम टीम चुनाव प्रबंधन के लिए अभी से घोषित कर दी है। जहां तक दूसरी पार्टियों का सवाल है, तो 2017 के मुकाबले इस बार चुनावी जो परिदृश्य है थोड़ा बदला हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अभी तक ये लग रहा है कि कोई बड़ा चुनावी गठबंधन चुनाव से पहले होने नहीं जा रहा है।
छोटी छोटी पार्टियां वो आपस में मिलने के प्रयास कर रही हैं। समाजवादी पार्टी भी अपनी तरफ से कर रही है, कांग्रेस भी जाहिर है कर रही है। लेकिन जिस तरह से अभी हमने देखा कि विपक्षी एकता के जो प्रयास केंद्रीय स्तर पर होते हुए नजर आए, और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को उन तमाम सारे प्रयासों से दरकिनार रखा गया, हाशिए पर रखा गया। अभी आपको याद होगा कि मायावती जी मीडिया के सामने आई एक प्रबुद्ध सम्मेलन में, और उन्होंने जिस तरह से जो उनका एक बयान में रेखांकित करना चाहूंगा, उन्होंने बहुत जोर देकर ये कहा कि भाई हम जो है प्रतिमाएं और स्मारक तो बना चुके, पार्क बना चुके, अब हम विकास का काम करेंगे अगर हमें अवसर मिलता है 2022 के चुनाव में। जाहिर है कि मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी थोड़ी सी बैकफुट पर है, और इसी अगर नजरिए से देखें तो जिस तरह से कोरोना के टीके को लेकर जो अखिलेश यादव जी ने पहले बयान दिया था, अब वो बिल्कुल चुप हैं क्योंकि कोरोना के टीकाकरण की गति बढ़ गई है। और जिस तरह से उन्होंने योगी आदित्यनाथ के अब्बा हुजूर वाले बयान पर प्रतिक्रिया जाहिर की, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पॉलिटिकली वो भी थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभाव है उससे प्रभावित जरूर होंगे। ओवैसी की बात भी कर लें। असदुद्दीन ओवैसी लगातार अब उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, और उन्होंने 100 सीटों पर तो वो लड़ने का ऐलान कर ही चुके हैं। अब एक बहुत स्पष्ट सा बयान हाल ही में दे दिया है और जाहिर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 60 साल तक जो मुस्लिम आबादी है यूपी की दूसरों को जिताती रही, अब अपने लिए चुनाव लड़ने की बात है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और मुस्लिम वोटों की मुस्लिम वोटों को राजनीतिक आधार बनाने वाली जो भी सियासत करती हैं पार्टियां, उनको असदुद्दीन ओवैसी की उत्तर प्रदेश में मौजूदगी खल रही होगी। तो उत्तर प्रदेश को लेकर तो ये, और उत्तराखंड को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी, जैसा आपको पता है कि वहां के लिए भी प्रबंधन टीम का ऐलान कर दिया गया है। अमूमन विपक्ष आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी वहां पर बड़ी गुटबाजी है, और उसके पक्ष में एक तर्क ये दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले जिस तरह से 2 मुख्यमंत्री बदल दिए अपने, तो भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ ये देखने वाली बात जरूर है गोस्वामी जी कि उत्तराखंड में भले ही भारतीय जनता पार्टी ने सीएम 2 बदल दिए, लेकिन संगठन के स्तर पर बहुत ज्यादा चूं चपड़ बाहर सुनाई नहीं पड़ी, मीडिया को बहुत ज्यादा अवसर नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई खींचतान उत्तराखंड में है भी, तो उसका जो फायदा कांग्रेस को उठाने का प्रयास करना चाहिए था। ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस उसका वो जो रिक्ति है उसकी भरपाई कर पाएगी। वो रिक्ति जो है आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से भरने के प्रयास में लगी है। पंजाब में देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बहुत ज्यादा कुछ खोने को नहीं है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो घमासान एन चुनाव से पहले देखने को मिल रहा है, अब वो कांग्रेस को चुनाव के बाद चुनावी जो प्रक्रिया है उसमें कितना नुकसान पहुंचाएगा, ये देखने की बात होगी। बहुजन समाज पार्टी वहां अकाली दल के साथ मिलकर लड़ रही है। बहुत ज्यादा मेहनत मायावती जी को वहां करनी नहीं है, उनका एक स्वाभाविक सा जनाधार वहां है, और 20 सीटों पर वहां पर बहुजन समाज पार्टी ताल ठोक रही है। तो कांग्रेस की स्थिति वहां की जो सिर्फ हटव्वल है, उस वजह से क्या होने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। गोवा में आप देखिए कि 2017 के जो चुनावी नतीजे थे, गोवा की 40 सीटों में से कांग्रेस ने वहां पर 17 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, और नंबर्स के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, और बीजेपी को केवल 13 सीटें मिली थी। लेकिन चुनाव के बाद बिल्कुल उल्टा हुआ, और कांग्रेस वहां पर सरकार बनाने में कामयाब नहीं रही, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बनी, जो आज तक वहां जारी है। तो कांग्रेस की स्थिति वहां भी हम समझ सकते हैं। इसी तरह अगर हम मणिपुर की बात करें, तो वहां पर 2017 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और जो चुनाव नतीजे आए थे उनमें कांग्रेस वहां भी, मणिपुर में भी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी। उसको 28 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 21 सीटें मिली थी। और जो मुख्यमंत्री वहां बने थे, बीरेंद्र सिंह, पहली बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री बनाए गए, वो कांग्रेस से टूटकर ही भारतीय जनता पार्टी में आए थे। तो इस लिहाज से अगर देखें तो 5 राज्यों में कांग्रेस ने एन 2017 के चुनाव नतीजों के बाद से जो झटके उसको लगे थे, उसकी भरपाई के लिए कितने प्रयास किए, वो हम सबके सामने है। बहुत सारा विषय। गोस्वामी जी एक अंतिम मेरी बात और सुन लें। केवल 2022 के जो चुनावी राज्य हैं उनकी चर्चा हमने कर ली, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए
कि 2023 में राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, और राजस्थान में भी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जितनी गुटबाजी हमें दिखाई पड़ रही है, कई खेमों में बटी कांग्रेस दिखाई पड़ रही है। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि वहां सारे मंत्रियों को इस्तीफे ले लिए गए हैं और नए सिरे से कैबिनेट के गठन पर विचार चल रहा है। और वही छत्तीसगढ़ में भी अभी हमने देखा कि बघेल साहब और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वहां के, उनके बीच जो 2.5 साल का फॉर्मूला था, उसका विवाद दिल्ली आकर अभी फिलहाल कुछ थमा हुआ सा लग रहा है। तो कांग्रेस को मुझे लगता है कि 2024 के आम चुनाव से पहले जो सोनिया गांधी ने कहा है कि विपक्षी एकता होनी चाहिए, 16 विधानसभा चुनाव होने हैं 2024 से पहले, उसमें कांग्रेस के लिए बहुत बड़े लिटमस टेस्ट होने हैं।